हरियाणा में अभी कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन वहां कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। पहले हमने देखा कि किस तरह से वहां पर जो चौधरी बंसीलाल जी हैं, पूर्व सीएम, उनकी पुत्रवधू और उनकी बेटी दोनों कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, जो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। लेकिन अब सोनीपत के मेयर निखिल जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इससे बहुत बड़ा झटका सोनीपत जिले में कांग्रेस को लगा है। अब एक और कांग्रेस का बड़ा नेता, आपको बता रहा हूं पहले ही, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, ये भी भारतीय जनता पार्टी में। अब इस तरह से जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, असली बात क्या है? असल में आपको बता दूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जब से पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया, संघ के प्रचारक थे, अचानक से जाट पॉलिटिक्स को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया कि एक तरफ जाट कम्युनिटी है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहती है, एक तरफ 36 बिरादरी हैं, क्योंकि वहां इसी तरह की राजनीति चलती है, जिधर जाट उधर 36 बिरादरी नहीं, जिधर 36 बिरादरी उधर जाट नहीं। लेकिन 36 बिरादरी में अपनी पैठ कैसे बने? मनोहर लाल खट्टर जी एक न्यूट्रल व्यक्ति थे, उनको लाया गया, बहुत अच्छा शासन चलाया, और मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल में एक बात तय हुई, ये मैंने हरियाणा के बच्चे से सुना है, विरोधी भी बोलते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में यहां खर्चा और पर्चा, इसी की चर्चा। आप नहीं समझे होंगे, शायद जो हरियाणा के लोग हैं वो समझ पाएंगे कि खर्चा और चर्चा क्या होती है। खर्चा और पर्चा, असल में वो कहते हैं कि यदि कोई वैकेंसी है, नौकरी लगनी है, तो उसके लिए खर्चा, और पर्चा माने आपकी सिफारिश, ये चीज़ चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपकी कोई सरकारी नौकरी हरियाणा में लगेगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी आए तो उन्होंने ये खर्चा और पर्चा, इस ट्रेंड को ख़त्म कर दिया। जो लोग ज़्यादातर योजनाएं जो हैं वो ऑनलाइन कर दी। आपको कोई फॉर्म चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, कोई और सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब ऑनलाइन कर दिया। कहीं भी साइबर कैफ़े से घर में बैठे हुए बच्चे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से उस काम को कर सकते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म हुआ। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पॉलिसी बना दी और नौकरियों में पारदर्शिता कर दिया। इससे बिना खर्चे, बिना पर्चे हरियाणा में युवाओं की नौकरी लगना शुरू हुआ, और इसका इम्पैक्ट इतना गया कि पैठ बनी हुई है आज भी। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर ये समझा कि भाई मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ओबीसी कम्युनिटी इस देश में 40% के करीब है, हरियाणा में भी बड़ी संख्या में है, और इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी को, क्योंकि सैनी कम्युनिटी से हैं, ये तय किया कि उनको यदि सीएम बना दिया जाए तो कम से कम सैनी वोट के साथ साथ बाकी बिरादरी भी साथ में आएंगी, और इसका असर दिख भी रहा है। तो इसीलिए विधानसभा चुनाव के पहले लगभग आसार बिल्कुल क्लियर है। जबकि लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि 10 में से 5 सीटें जीती हैं, 5 बीजेपी ने, 5 कांग्रेस ने जीती हैं, लेकिन वो मामला कुछ और था। और मामला क्या था आपको तो पता ही है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ था? पंजाब में और हरियाणा में। टीम बी थी वो कांग्रेस की ही, और पीछे से उसमें जो जाट आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, जाट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वही लोग 90% उसमें किसान बनकर बैठे थे धरने और प्रदर्शन पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांवों में नहीं घुसने दिया गया पंजाब में। हरियाणा में भी इसी तरह विरोध में बातें की गई। लेकिन अब 3 कृषि बिल वापसी हो गए तो मुद्दा तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एमएसपी के नाम पर मुद्दा बनाया हुआ है। अभी आप देखें कि अभी कुछ घंटे बीते हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ने फिर से एक मीटिंग की है, और उन्होंने फिर से ये तय किया है कि अगले महीने से फिर से हम आंदोलन शुरू करेंगे। यानी ये जो पॉलिटिक्स है, जाट पॉलिटिक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे किनारा करना ही था, क्योंकि भाई ये वोट देंगे नहीं, और किसान आंदोलन वाले लोग वही फिर से एक्टिव होंगे, फिर से वो वही भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनेंगे, फिर से बदनामी करेंगे। हालांकि 3 कृषि बिल वापसी हो गए, लेकिन अब कहते हैं कर्जा वापसी करो, अब कहते हैं जी बिजली का निजीकरण मत करो, जबकि कहीं हो नहीं रही, फिर भी मुद्दा है। फिर कहते हैं साहब एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ। मतलब ऐसी डिमांड रख दो
जो पूरी ना हो और आप सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव बना पाएं, जबकि उसका इम्पैक्ट नहीं है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि ये जो अब फर्जी किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, इनको आम किसान तो समझ चुका है कि भाई इनके पास तो बहुत मोटा पैसा है, कहीं से फंडिंग आ रही है, तो इनको चिंता भी नहीं है, इनका काम चल रहा है। लेकिन आम किसान इनके साथ नहीं है। जातिगत पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के इशारे पर उनके द्वारा मैनेज की गई भीड़ वो जरूर इन आंदोलनों में आती है। लेकिन अब हरियाणा की पॉलिटिक्स किधर चलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने ये लगभग तय कर लिया। हालांकि मायावती एक फैक्टर है और इस चुनाव में मायावती ने समझौता कर लिया है इंडियन नेशनल लोकदल से। अब अभय चौटाला और मायावती की एक मीटिंग हुई है, उसमें मायावती जी ने तय कर दिया कि 37 सीटों पर बसपा लड़ेगी, बाकी सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी। अब बसपा का जो पैक्ट हुआ है, इसके कारण ये मान ही लो कि दलित वोट इधर जाएगा, लेकिन बाकी वोट किधर आएगा। अगर मायावती सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि समझौते के तहत तो उन्होंने 37 सीटें बताई हैं, तो ये मान ही लो कि उसका असर पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में ज़्यादा असर इसका नहीं है। जो केंद्र के लाभार्थी हैं वो, और एक सुशासन जो चला के दिखाया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा में उसका असर है। युवाओं पे अच्छा खासा असर है, क्योंकि युवा ये देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उसके कारण हरियाणा में जो सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार था वो खत्म हुआ, लूट की छूट खत्म हुई। नायब सिंह सैनी भी उसी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अभी हाल ही में जिस तरह से लोकसभा के अंदर अग्निवीर को लेकर झूठ फैलाया गया, ये भी राहुल गांधी के द्वारा सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा में अधिकांश लोग, अगर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है बच्चों की, तो वो आर्मी रहती है, सेकंड नंबर पर पुलिस या अर्धसैनिक बल। तो गांव गांव में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। राहुल गांधी को लगा कि एक झूठ फैला देते हैं, अग्निवीर ऐसा है वैसा है, लोग नाराज हैं। अग्निवीर पर बिल्कुल स्थिति क्लियर है और उसको झूठ फैलाने की कोशिश की गई, झूठा एक वीडियो बनाया गया, लेकिन तुरंत ही वो एक्सपोज हो गए, तो मामला फुस हो गया। अब इसी तरह फिर से कोई झूठ फैलाया जाए, लोगों को भड़काया जाए, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी अब ध्यान दे रही है। अपना इकोसिस्टम उनको मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ वापसी करने वाली है और इसका असर जो है आपको अब चुनाव में दिखाई देगा कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर धरना प्रदर्शन करें, उसके भी पक्ष में लोग नहीं हैं। ये अग्निवीर पर झूठ बोलें, ये लोगों को भड़काने का काम करें। और अब तो बेरोजगारी को लेकर भी जो बातें इन्होंने उठाई थी, लोकसभा चुनाव निकल गया, भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। मुझे तो ताज्जुब है कि पूरा चुनाव निकल गया है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि साहब पिछले 1 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए गए। अब वो प्राइवेट सेक्टर में हुए, सरकारी में तो नहीं हुए, सरकारी नौकरी इतनी संभव भी नहीं है। लेकिन ये जो डाटा बाकी चीज़ें आप बता रहे हो कि 5 करोड़ नौकरियां हमने दी पिछले कुछ सालों में, मतलब उपलब्ध हुए साधन, नौकरी उपलब्ध हुई, वो पहले भी बोल सकते थे। लेकिन एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बनाया जा रहा है और वो हमेशा किसी ना किसी झूठ पर आधारित होता है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एक आईटी सेल उस तरह का एक्टिव करना पड़ेगा जैसा कि कांग्रेस ने एक्टिव किया हुआ है। ध्रुव राठी जैसा सरीखा एक यूट्यूबर जो विदेश में बैठकर वीडियो बनाता है, सोचिए उसको कितने मैनेज तरीके से लाखों के व्यूज़ उसको 1 मिनट के अंदर दिलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा एक भी सिस्टम नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहने को और रियल में भी सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। तब लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, जो वोट प्रतिशत घटा है, वो अलग बात है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, इसमें छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनालिसिस में ये समझ लिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार कर रही है। प्रत्याशियों के चयन में ये ध्यान रखा जा रहा है और अभी से अमित शाह जी ने कमान संभाली है, तो हरियाणा चुनाव की कमान अमित शाह जी ने खुद संभाल ली है। इसी से पता लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर भारी बहुमत के साथ जीतना है। जीत तो हो ही जाएगी, लेकिन भारी बहुमत के साथ। तो इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि जब अमित शाह की एंट्री होती है तो वहाँ इफ बट कतई होता नहीं है। और कार्यकर्ता कौन कैसा है इसके बारे में उनसे अच्छा कोई जानता नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया जीत हरियाणा में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर अभी भी जो महाराष्ट्र चुनाव है विधानसभा का, वहाँ डाउट है, लेकिन देखते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में क्या फैसले सरकार करती है। कुछ फैसले वहाँ भी एकनाथ शिंदे ने लिए हैं जो जनता का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ते हुए दिख रहा है, एनडीए की तरफ जोड़ता दिख रहा है। पर हरियाणा में कांग्रेस के अंदर ये एक माइंडसेट हो चुका है कि भाई सरकार तो बीजेपी की आ रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं, इनके प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरते हैं, तो वहाँ मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का केंद्र का काम है, और डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम करती है, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम किए उसका बहुत बड़ा असर हरियाणा की जनता पर है। तो सरकार जब बीजेपी की बनने जा रही है तो विपक्ष में बैठने का फायदा क्या है। ऐसे में हिंदुओं को दंगाई कहना, झूठा कहना, ये मुद्दे भी अब चुनाव में आने वाले हैं। तो कांग्रेसियों के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए ज़्यादातर पुराने लीडर ये विचार कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। इसीलिए जो किरण चौधरी से शुरुआत हुई वो अभी लगातार चलेगी, और अगले महीने और बड़े चेहरे बीजेपी में आते हुए आपको दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।